इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। अच्छा, ईसीजी में बेसिकली वेव्स होती हैं, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव और आगे कभी कभी यू वेव आ जाती है जो कि डिनोट कर रही होती है एट्रियल रीपोलराइजेशन को। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ईसीजी की जितनी भी स्लाइड्स मैंने बनाई हैं, इसमें जो चीज़ अंडरलाइंड है वो पहले पूछी जा चुकी है, लेकिन हमें एज अ होल ईसीजी का टॉपिक आना भी चाहिए। सबसे पहले आती है पी वेव। पी वेव डिनोट कर रही होती है एट्रियल डीपोलराइजेशन। फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आता है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स डिनोट कर रहा होता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। और इम्पॉर्टेंट ये है कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है ना, इट इज प्रायर टू वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि वेंट्रिकुलर सिस्टली इज डिनोटेड बाय, उसमें भी आपने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ही चूज करना है। फिर आती है टी वेव। टी वेव जो है ना, वो है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। एट्रियल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। अगर टी वेव इन्वर्टेड होगी तो उसका मतलब है कि उस बंदे को पहले कभी एमआई हुआ है। फिर कभी कभी यू वेव आ जाती है आगे। यू वेव डिनोट कर रही होती है एट्रियल रीपोलराइजेशन। नॉर्मली ये होता है कि यू वेव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के अंदर ही एम्बेडेड होती है, इसलिए वो नॉर्मल ईसीजी पे नहीं आती। यू वेव सिर्फ और सिर्फ एनोमलीज में आती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास हाइपोकलीमिया हो जाए तो हाइपोकलीमिया में यू वेव आ जाती है। ब्रेडिकार्डिया हो जाए, ब्रेडिकार्डिया में यू वेव आ जाती है। या फिर उसके अलावा अगर ये पूछा जाए कि यू वेव है किस लिए, तो आपने ये भी कह सकते हैं उसमें कि पेपिलरी मसल रीपोलराइजेशन को डिनोट कर रही है यू वेव। फिर आ जाता है आपके पास पी आर इंटरवल। पी आर इंटरवल, पी आर इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली इसकी ड्यूरेशन पूछी जाती है कि 0.12 सेकेंड से ज़्यादा होता है और 0.2 सेकेंड से कम होता है, और ये शो कर रहा होता है एवी नोडल डिले को। एवी नोडल डिले है बेसिकली एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड डिले। मतलब कि जो इम्पल्स है वो ऐसे नोड से ओरिजिनेट होकर जब एवी नोड में आती है तो एवी नोड थोड़ी देर इम्पल्स को रोकता है और फिर आगे इम्पल्स ट्रांसमिट करता है। अब वो जो इम्पल्स रुकती है उसका फ़ायदा ये है कि पहले एट्रिया कंट्रैक्ट कर जाते हैं, इससे पहले कि वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करे वो इम्पल्स रुक जाती है, ताकि पहले एट्रिया पूरी तरह एम्प्टी हो जाए वेंट्रिकल्स में और फिर वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करके बाद में पंप आउट कर दें ब्लड को। तो एवी नोडल डिले डिनोट हो रहा है पी आर इंटरवल से। फिर आता है क्यू टी इंटरवल। क्यू टी इंटरवल, क्यू टी इंटरवल जो है ये बेसिकली डिनोट कर रहा है, देखिए वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन प्लस वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन और मैकेनिकल कंट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स, तीनों चीज़ें ये डिनोट कर रहे हैं। अब इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जो पूछा जाता है नॉर्मली एक दो दफ़ा, वो ये है कि वो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन ऑप्शंस में होता है और बाकी चीज़ें तीनों ऑप्शंस में नहीं होती। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन फिर आपने सेलेक्ट करना होगा। अब चलते हैं कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ की तरफ। सबसे पहले तो है ऑल्टरेशंस इन ईसीजी विद इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटीज़ एंड अदर कंडीशंस। अगर तो हाइपरकलीमिया होगा तो टॉल एंड टेंटेड टी वेव्स होंगी, साइन वेव होगी और पी वेव्स का लॉस हो सकता है। लेकिन मोस्ट जो अप्रोप्रिएट आंसर अगर तीनों आ जाते हैं तो आपने टॉल टेंटेड टी वेव्स ही चूज करना है। हाइपोकलीमिया में जैसे मैंने आपको पहले बताया था प्रोमिनेंट यू वेव हो जाएगी, मतलब कि एट्रियल रीपोलराइजेशन जो है वो आगे नज़र आएगी आपको। हाइपोकैल्सीमिया में इंक्रीज्ड क्यूटी इंटरवल होगा और हाइपोग्लाइसीमिया में क्यूटी प्रोलॉन्गेशन होगी। ठीक है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों चीज़ें पूछी जा चुकी हैं पहले, तो ये आपकी फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। अब आते हैं कुछ डिफरेंट रिदम के डिसऑर्डर्स। सबसे पहले आता है वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम बेसिकली होता ये है कि एक एबनॉर्मल फास्ट एक्सेसरी कंडक्शन पाथवे बन जाता है एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ। मतलब कि जो नॉर्मल आपका इलेक्ट्रिकल पाथवे है कि ऐसे नोड से एवी नोड में गए, एवी नोड से फिर आगे वो बंडल ऑफ हेज और फिर राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, ये नॉर्मल है ना। तो ये नॉर्मल के अलावा भी एक एक्सेसरी पाथवे होता है जो कि ट्रांसमिट कर रहा होता है इम्पल्सेस फ्रॉम एट्रिया टू द वेंट्रिकल, जिसको बंडल ऑफ केंट कहते हैं। मतलब कि वो बाईपास कर रहा है ना जो रेट स्लोइंग एवी नोड है, मतलब कि एवी नोडल डिले को वो कम कर रहा है। अब एवी नोडल डिले जब हुआ कम तो पीआर इंटरवल हो गया शॉर्ट। पीआर इंटरवल शॉर्ट हो जाता है, इसमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड हो जाता है और एक डेल्टा वेव प्रेजेंट होती है। ये आप अपनी उसमें फर्स्ट एड में भी देख सकते हैं, डेल्टा वेव डिनोट की हुई है। अब डेल्टा वेव जो है इसका मतलब है कि कोई अब डिले कम है, पीआर इंटरवल ठीक है वो कम है, तो एकदम वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है। तो क्यू वेव जो है वो पहले शुरू हो जाती है, ठीक है, और डेल्टा वेव भी उसी को डिनोट कर रही है, आप देख सकते हैं। अब आ गया जी एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है कि इरेगुलर रिदम होता है, मतलब कि एट्रिया खुद कंट्रैक्ट कर रहा है बार बार। इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि एब्सेंट पी वेव्स होती हैं, या कभी कभी ये लिखा आ जाता है कि नो डिस्क्रीट पी वेव्स। इरेगुलर स्पेस्ड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इरेगुलर रिदम, ठीक है। अब इसके जो पूछी गई है चीज़ बार बार वो ये है एब्सेंट पी वेव्स या पी वेव रिप्लेस्ड बाय इरेगुलर वेव्स एंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस एट अनइक्वल डिस्टेंसेस। कॉमन सेंस समझ लग रही है ये बात। अब आ जाती है आपके पास एट्रियल फ्लटर। एट्रियल फ्लटर में सॉ टूथ पी वेव्स आ जाती है, सॉ टूथ लाइक पैटर्न होता है पी वेव्स का। फिर आ जाती है जी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। अब वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जो है वो कम्प्लीटली एरेटिक ईसीजी होती है, कोई आइडेंटिफाइबल वेव्स नहीं होती। ये पूछा कभी नहीं गया लेकिन आपके बैक ऑफ द माइंड ये होना चाहिए। अब आगे आ जाते हैं हमारे पास हार्ट ब्लॉक्स। सबसे पहले आता है फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या है कि बेसिकली पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग होता है लेकिन पीआर इंटरवल कांस्टेंट रहता है, मतलब कि 0.2 सेकंड से बड़ा है लेकिन जितना है पहले उतना ही रहेगा। मतलब कि अगर 0.4 सेकंड है तो वो थ्रू आउट 0.4 सेकंड ही रहेगा। तो ये है फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। इसका जो एमसीक्यू है वो इस तरह पूछा जाता है कि प्रोलॉन्ग्ड बट कांस्टेंट पीआर इंटरवल। अब सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में इंपॉर्टेंट ये है कि दो टाइप्स हैं, मोबिट्स टाइप 1 एंड मोबिट्स टाइप 2। मोबिट्स टाइप 1 में आहिस्ता आहिस्ता पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग होता है और फिर ड्रॉप्ड बीट होती है, जबकि मोबिट्स टाइप 2 में पीआर इंटरवल बड़ा होता है लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोलॉन्ग नहीं होता, कॉन्स्टेंटली बड़ा होता है और साथ ड्रॉप्ड बीट होती है, ठीक है। इसी तरह ये पूछा जाता है। बाकी एक जो क्वेश्चन है P2QRS कॉम्प्लेक्सेस का एक रेशो पूछा जाता है 3:1, तो उसमें आपने मोबिट्स टाइप 1 चूज करना है। फिर आता है थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में P और QRS कॉम्प्लेक्सेस जो है वो रिदमिकली एसोसिएटेड नहीं होते, इसलिए एट्रियल डीपोलराइजेशन ईसीजी पे बहुत प्रोमिनेंट नजर आ रही होती है, ठीक है। पी वेव जो है वो बहुत प्रोमिनेंट नजर आ रही होती है आपको। फिर से आते हैं हार्ट ब्लॉक्स में। फर्स्ट डिग्री में प्रोलॉन्ग्ड है लेकिन कांस्टेंट पीआर इंटरवल है। मोबिट्स टाइप 1 में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है और ड्रॉप बीट है। मोबिट्स टाइप 2 में इंक्रीज्ड है, बड़ा है पीआर इंटरवल लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नहीं बढ़ रहा और साथ ड्रॉप बीट है। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में सिर्फ पी वेव जो है वो बहुत प्रोमिनेंट नजर आ रही होती है, एट्रियल डीपोलराइजेशन एविडेंट होती है ईसीजी पे। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ों पे।
टॉर्साडेस डी पॉइंटिस, ठीक है, इसको TDP भी कहते हैं। इसमें बेसिकली एक साइनोसॉइडल वेव पैटर्न होता है जो कि आप देख सकते हैं अपनी फर्स्ट एड के ऊपर कि किस तरह का वेव पैटर्न होता है। पूछा कभी नहीं गया, लेकिन जो मेरे ख्याल से अगर पूछा भी जाए तो इसमें दो चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि हाइपोकलीमिया और हाइपोमैग्नीजीमिया, इन दो की वजह से जो है ना वो टॉर्साडे डी पॉइंटिस होता है, या फिर सूटालोल और क्विनिडीन। सूटालोल और क्विनिडीन ये दो एंटी एरिथमिक्स हैं जो कि कॉज कर सकती हैं टॉर्साडे डी पॉइंटिस। फिर आता है कंजेनिटल लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम। कंजेनिटली क्यूटी सिंड्रोम लॉन्ग होता है, ठीक है। इसमें दो टाइप्स हैं, रोमैनो-वॉर्ड और जर्वल एंड लैंग नियल्सन सिंड्रोम। रोमैनो-वॉर्ड ऑटोसोमल डोमिनेंट है और इसमें कोई डेफनेस नहीं होती। जर्वल एंड लैंग में ऑटोसोमल रिसेसिव है और साथ डेफनेस भी होगी, मतलब कि क्यूटी लॉन्ग हो और साथ डेफनेस हो तो आपने जर्वल एंड लैंग सोचना है, लेकिन ये पूछा कभी नहीं गया, लेकिन आपको पता ज़रूर होना चाहिए। ओल्ड एमआई में लो वोल्टेज QRS कॉम्प्लेक्स होता है, ये बहुत हाईली टेस्टेड पॉइंट है, लो वोल्टेज QRS कॉम्प्लेक्स। और एक और चीज़ थी जो मैंने आपको पहले बताई थी कि T वेव इन्वर्टेड हो सकती है। फिर आता है पेरिकार्डाइटिस में किस तरह का होता है। पेरिकार्डाइटिस है इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिकार्डियम। अब इसमें जो ECG है वो किस तरह की है, अब होती ये सारी चीज़ें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि PR डिप्रेशन भी होती है, वाइड स्प्रेड ST एलिवेशन भी होती है और ST डिप्रेशन भी होती है। लेकिन इसका चूज़ करने का जो तरीका है, जो प्रेफरेंस है, वो यही आपकी रहनी चाहिए कि PR डिप्रेशन को आपने ज़्यादा प्रेफर करना है एज़ कम्पेयर टू वाइड स्प्रेड ST एलिवेशन, और फिर आता है ST डिप्रेशन। इसको आप रूट लर्निंग कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है कार्डियक टेम्पोनाड। कार्डियक टेम्पोनाड में इलेक्ट्रिकल ऑल्टरनेंस होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक दो दफ़ा पूछा जा चुका है। बाकी पॉइंट्स ECG के बारे में कि डिक्रीज्ड AV कंडक्शन वेलोसिटी अगर होगी तो इंक्रीज PR इंटरवल होगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगी तो हार्ट की एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो फिर AV नोडल डिले कम हो जाएगा, इस केस में भी PR इंटरवल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। R वेव कोइंसाइड करती है विद विच इन जगुलर वेव। AC इंटरवल ये मैं आपको JVP में पढ़ाऊंगा। T वेव जो है वो डिनोट कर रही है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन और U वेव डिनोट कर रही है पेपिलरी मसल डीपोलराइजेशन।